आंसू पलकों के किनारों तक आए और फिर रुक गए क्योंकि उन्हें बाहर आने की इजाज़त नहीं थी। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी ओनी। पिता के जाने के बाद उसने ही घर और कारोबार को संभाले रखा था, यूँ कहिए बांधे रखा था। बहुत अनुशासित और कड़े मिजाज वाली थी ओनी। होती भी क्यों ना, इस समाज ने उसे ऐसा होने पर बाध्य जो किया था। आशा जी चाहती थी, उम्र हो चली है अवनी की अपना घर बसाने की, लेकिन अवनी ने साफ शब्दों में कह रखा था कि उसके पास समय नहीं है इन सब के लिए। अवनी के पिता अगर होते तो उनसे जिद करती अवनी के ब्याह के लिए, लेकिन ऐसा तो था नहीं, इसीलिए चुप ही रहती थी। मात्र 19 वर्ष की अवस्था में पिता के जाने के बाद जो 1-2 घटनाएं उसके साथ हुई थी, उसके बाद तो अवनी का जीवन के प्रति रवैया ही बदल गया था। बहुत हद तक अपने में ही सीमित होकर रह गई थी अवनी। हाँ, कभी कभी अकेलेपन में क्षितिज को जरूर याद कर लिया करती थी और आंसू यूं ही पलकों को भिगा जाया करते थे। बहुत गहरा रिश्ता था क्षितिज की यादों का अवनी के आंसुओं से। दोनों पूरक थे एक दूसरे के, लेकिन ऐसा अकेलापन में होता था। पूरी दुनिया के लिए तो अवनी बहुत ही मजबूत थी। कभी कभी अवनी को स्वयं लगता था कि जीवन के प्रति इतना कठोर रवैया सही नहीं। फिर भी 14 वर्षों से यूं ही चल रहा था तो ठीक ही था। अपने भाई बहन की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। थोड़ी कड़ाई रखी तो उसे लगा आशीष बहुत दूरी बना के रहने लगा है उससे, और आरुषि भी। आज तो उसने अपने कानों से सुना दोनों को बात करते हुए। आशीष अपने ही घर में दम घुटता है, पता नहीं श्रुति इन सबको कैसे और किस ढंग से लेगी। क्या वो देख के सो कॉल्ड अनुशासन को समझ भी पाएगी। आरुषि, इतना क्यों सोच रहे हो भाई? शादी के बाद दूसरे शहर की पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर देना, वरना श्रुति भाभी को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इस घर में। आज तक हम सुनते आए हैं, कल भाभी भी माँ से अवनी पुराण सुन सुन के थक जाएंगी। आशीष, ठीक ही कह रही है तू, चल देखता हूँ। जब अवनी ने ये सब सुना तो बहुत आघात लगा उसे। एक पल के लिए तो लगा कि अपना दिल खोल के रख दे अपने भाई बहन के सामने। फिर सोचने लगी क्या वो समझेंगी, इसीलिए अपने कमरे में जाना उचित समझा उसने। अवनी अभी तुरंत ऑफिस से लौटी ही थी। नीचे उमा से नींबू पानी का बोल के अपने कमरे में जा रही थी कि ये सब सुन लिया। कमरे में गई और आराम कुर्सी पर सर टिका के आंखें बंद कर ली। आज उसे वाकई में क्षितिज की बहुत याद आ रही थी। क्षितिज से अलग होने के बाद भी अवनी उसे याद तो करती थी, लेकिन उसे ढूंढने और पता लगाने की कभी कोशिश नहीं की। यही कारण था कि अवनी ने खुद को सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रखा था। जब पापा थे तो अवनी ये अवनी नहीं थी। सेल्फी ले के सबको पहले फेसबुक पे डालती और इंतज़ार करती कि कितने लाइक्स और कमेंट मिले। क्षितिज पूछता भी कि थकती नहीं हो तुम इन सब से, थोड़ी तो सीरियस हो जाओ लाइफ के प्रति। अवनी हंसकर कहती, कौन से ज़माने में रहते हो तुम मिस्टर वर्मा, इन सब से भी कोई थकता है भला? और रही लाइफ की बात, तो ये सब तुम्हें संभालना है, मुझे नहीं। ये कहकर खूब खुल के हंसने लगती थी अवनी। और इस तरह बेपरवाह हंसती हुई अवनी को देखकर क्षितिज सोचता था कि अपना सब कुछ हार जाऊं। क्षितिज का कोई भी सपना अवनी के बिना अधूरा था। अपने भविष्य के बारे में सब सोच रखा था क्षितिज ने। बहुत ही होनहार लड़का था क्षितिज। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था उसके पहुंचने से परे था। हाँ, अवनी की सोशल मीडिया और फेसबुक इन सब से वो दूर ही रहता था। अवनी ने कितनी बार उसे इन बातों के लिए जोर दिया, पर क्षितिज कहता, ना बाबा ना, तुम ही करो ये सब। दोनों लोग करने लगे तो हमारी नैया डूब ही जाएगी। अवनी कितनी बार कह चुकी थी क्षितिज से कि एक बार पापा से मिल लो ताकि वो तुम्हें थोड़ा देख लें, जान लें, लेकिन क्षितिज ने अवनी की ये बात हमेशा काटी। वो कहता, एक बार कुछ हासिल कर लेने दो अवनी, उसके बाद माँ पापा दोनों का आशीर्वाद लेंगे और माँ पापा भी अपनी अवनी की पसंद पर गर्व कर सकेंगे। फिर तुम्हें अपने घर वालों से भी तो मिलवाना है। और अवनी भी क्षितिज की बातों में अपनी सहमति जमा देती थी। यही सब सोचते सोचते बंद आँखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। इतने सालों में पहली बार उसका स्वयं पर से नियंत्रण टूटा था। उसके कांपते हुए होंठ अपने आप ही कह पड़े, कहाँ हो क्षितिज तुम?
तभी उमा कमरे में नींबू पानी लिए दाखिल हुई और लाइट ऑन कर कहने लगी, भौजी ने कुछ काम पकड़ा दिया, यही लाने देर हो गई। खा हुआ गुड़िया, अंधेरे में काहे बैठी हो? अवनी बोली, कुछ नहीं बुआ, बस सर में थोड़ा दर्द है। उमा, तो हम कौन सा मर गए थे, हमें बुलाई लेती। लाओ हम तुम्हारे सर की मालिश कर दें। नहीं बुआ, ठीक हो जाएगा, तुम जाओ। अच्छा, इतनी आसानी से? कभी तुम्हारी बात हम माने हैं जो आज मान जाएंगे। चलो आओ। और उमा हल्के हल्के अवनी के बालों में तेल लगा के मालिश करने लगी। जब अवनी 4 साल की थी तभी से उमा इस घर में काम कर रही थी। पति की शादी के कुछ ही दिनों बाद ही मृत्यु हो गई। सो बेचारी अकेली थी, ना बाल बच्चे, आगे पीछे कोई नहीं था। जब से इस घर में आई तब से ही अपना सारा वात्सल्य अवनी पर ही लुटाती है और अवनी भी उन्हें बुआ के मान देती है। उमा तेल लगा भी रही थी और बातें भी कर रही थी। आशा जी तो थोड़ा संकोच कहती थी कुछ कहने में, वो भी सिर्फ अवनी के स्वभाव के कारण। लेकिन उमा, वो तो जो मन में आता सब कह जाती अवनी से। दरअसल आशीष और आरुषि जुड़वा थे। उनके जन्म से कुछ दिन पहले ही उमा अवनी के यहाँ काम मांगने आई थी। आशा जी को भी ज़रूरत थी, इसीलिए अवनी के पापा ने उमा को काम पे रख लिया और बस उमा इस घर की होके रह गई। आशा जी बहुत मानती थी उमा को और उमा भी उनसे सगी भाभी सा स्नेह करने लगी थी और सबसे ज़्यादा प्यार अवनी से। अवनी भी बुआ बुआ करके दिन भर उमा के आगे पीछे घूमती रहती थी। उस समय केवल 4 साल की थी अवनी। दिन यूं ही बीत रहे थे। क्षितिज के बारे में भी सबसे पहले उमा को ही भनक लगी थी, पर अवनी ने उमा से सबको बताने को मना कर दिया था। फिर पापा के जाने के बाद उमा ने कितना कहा, भौजी से बात कर लो गुड़िया, लेकिन अवनी नहीं मानी। अवनी बस एक ही रट लगाए रहती कि आशीष और आरुषि बहुत छोटे हैं बुआ, कम से कम इस वक्त में इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। लेकिन उमा की अनुभवी नजरें, वो तो भविष्य देख रही थी। अब तक उमा का तेल लगाना ख़त्म हो चुका था। उमा अवनी का कमरा भी ठीक कर रही थी और बातें भी कर रही थी। गुड़िया, अब तो आशीष ने भी अपनी पसंद की बात कह दी है। एक बार भी शर्म नहीं आई छोरे को अपने ब्याह की बात करते हुए। ना ही ख्याल आया बड़ी बहन के बारे में। इन्हीं लोगों के लाने तुमने। बुआ बस करो, कब तक पुरानी बातों को दोहराती रहोगी? कैसे ना करूं गुड़िया, मन कचोटता है तुम्हारे लाने। भौजी की बात मान लो ना। अब इच्छा ही नहीं होती बुआ किसी चीज़ की। अभी तो बस बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा के आशीष के हाथ में देकर कहीं दूर जाऊंगी। लेकिन हाँ, तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। हाँ तो हम जाएंगे ही तुम्हारे साथ। हम अपनी गुड़िया के बिना एक को पल नहीं रह सके हैं। चलो अब नीचे जाके देखें भौजी रात के लाने क्या पका रही हैं, थोड़ा उनका भी हाथ बटा दिए। गुड़िया से बात करके तो घर में किसी का पेट न भरे। और उमा चली गई। अवनी ने मन ही मन कुछ सोच लिया था और ये भी तय कर लिया था कि रात को खाने के समय सबसे बात कर लेगी। रात को खाने की मेज़ पर जब सब इकट्ठा हुए तो अवनी ने आशीष से कहा, अपना बिजनेस है और तुम दूसरे के लिए काम करते हो, ऐसा कब तक चलेगा आशीष? कल को शादी होगी, परिवार बढ़ेगा तुम्हारा, जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। और हाँ, इस परिवार के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है तुम्हारी। ये ढीला रवैया जीवन के प्रति अब नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने तय किया कि हम अपने बिजनेस को और बढ़ाएंगे और अगली ब्रांच उदयपुर में खोलेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके तुम अभी वाली कंपनी को इस्तीफ़ा दो और अपने बिजनेस पर ध्यान दो। आशीष चुपचाप सर झुकाए हो हाँ में अवनी की बात का जवाब दे रहा था और अवनी मन ही मन सोच रही थी, मेरे भाई कुछ दिक्कत है तो बोल, अपनी दी से लड़। कितना कुछ मन में दबा कर रखा है इस लड़के ने। और इधर आशीष ये सोच रहा था कि खुश हों या दुखी, क्योंकि हमेशा की तरह दी ने अपना निर्णय सुना दिया। मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। खाना ख़त्म करके सब अपने अपने कमरे में चले गए। आरुषि आशीष के पीछे पीछे उसके कमरे में गई। क्या हुआ भाई, बहुत कन्फ्यूज्ड दिख रहे हो? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। दी ने तो अपना निर्णय सुना दिया, लेकिन तू ही बता, मैं दी के साथ निभा पाऊँगा? बहुत टफ है दी के अंडर काम करना। अभी मेरी प्रमोशन है अगले साल। अगर जॉब छोड़ता हूँ तो कल को लौटने का कोई चांस ही नहीं है। सुरती का क्या सोचना है वो भी पता नहीं।
उससे डिस्कस करूं या नहीं, बस यही सब सोच रहा था। भाई, जहाँ से मैं देख रही हूँ मुझे तो सब सही होता हुआ दिख रहा है। तुम उदयपुर जाओ और मस्त सेटल हो जाओ सुरती भाभी के साथ। इधर अवनी बोझल कदमों से अपने कमरे में आ गई। माँ, आशीष, आरुषि, उमा, सबकी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ से सब उसके सर पे बातों के हथौड़े मार रहे हों। बहुत देर तक अवनी अपने कमरे में चहलकदमी करती रही, लेकिन मन शांत ना हुआ तो शॉल लेकर कमरे से निकल पड़ी बगीचे के लिए। नीचे उतर ही रही थी कि उमा ने देख लिया और पूछने लगी, कुछ चाहिए गुड़िया? क्या हुआ, कमरे में पानी नहीं था? अरे, हमें आवाज़ दी होती, हम ही ले आते। तुम काहे उतरी? नहीं बुआ, सोच रही थी थोड़ा वॉक कर लूँ। हम भी चलें तुम्हारे साथ? नहीं बुआ, मैं चली जाऊँगी, बच्ची थोड़ी ही हूँ। हमारे लाने तो तुम बच्ची ही हो और हमेशा रहोगी। अवनी मुस्कुराते हुए, कुछ ज़रूरत होगी तो कॉल कर लूँगी आपको, ठीक है? उमा ने ठीक है बोल दिया, लेकिन बहुत चिंतित हो जाती थी अवनी के लिए कभी कभी। अवनी निकल पड़ी टहलने। अपने कैंपस में ही टहल रही थी। उसे याद आ गया वो घटना जब पापा के जाने के बाद कैसे उसके चाचा की नज़र उसकी प्रॉपर्टी पर थी। और हद तो उस दिन हो गई जब उन्होंने मौका देखकर अवनी के साथ ही कुछ गलत करने की कोशिश की। आज अवनी सोच रही थी कि अगर उमा बुआ नहीं होती तो उस रात पता नहीं क्या होता। अपने अपने पर सब ले लिया था बुआ ने। आज तक माँ भी नहीं जानती कि चाचा ने उमा बुआ के साथ नहीं, मेरे साथ गलत करने की कोशिश की थी। उमा बुआ ने अवनी से किसी को कुछ ना बताने की कसम दी थी। सभी रिश्तेदार कह रहे थे कि उमा के ही चाल चलन ठीक नहीं होंगी, लेकिन माँ ने कड़े शब्दों में कहा कि उमा ऐसी है ही नहीं। इस एक घटना ने अवनी को इतना कठोर बना दिया कि वो अपने अपनों से कब दूर हो गई उसे स्वयं पता ही नहीं चला। अवनी यूं ही बहुत देर तक अतीत के गलियारों में चक्कर लगाती रही। क्यों किसी को लगता है कि एक लड़की उसके लिए उपलब्ध है और उन्हें ये भी लगता है कि वो लड़की सहज ही तैयार भी हो जाएगी। और इन मामलों में इनका आत्मविश्वास इतना प्रबल हो जाता है कि ये अपने रिश्तों की मर्यादा तक भूल जाते हैं। एक बार फिर घृणा होने लगी थी अवनी को अपने चाचा से। ये घृणा इतने वर्षों में न जाने कितनी बार हुई। बहुत बार क्षितिज से कहना चाहा अवनी ने, लेकिन हर बार उमा बुआ ने कसम दे दी। उमा बुआ का कहना था कि गुड़िया, उसे डरावना सपना समझकर भूल जाओ, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर सब लड़कियों को ही दोष देते हैं। लेकिन अवनी, वो तो क्षितिज से कोई भेद नहीं रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि एक बार सब क्षितिज को बता के अपने दिल का बोझ हल्का कर ले। ये सब सोच ही रही थी कि उमा बुआ आ गई। अब और कितने रास्ते नापने हैं गुड़िया, चलो सो जाओ जाके। मैं आ ही रही थी बुआ। तुम क्यों आई बुआ? तुम ही आ जाती तो हम क्यों आते भला? तुम्हारी आदत हो गई है हमें सताने की। अब चलो जल्दी, भौजी भी जगी हैं अब तक। अवनी चली गई उमा के साथ। आशा जी उसकी राह देख रही थी। अवनी के आते ही पूछा, कहाँ चली गई थी? बस यूं ही माँ, आप सो जाइए, बहुत रात हो गई है। सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अवनी भी आ गई, लेकिन नींद वो तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज अवनी को बड़ी इच्छा हो रही थी क्षितिज के बारे में जानने की। कैसा होगा वो, कहाँ होगा वो, शादी हो गई होगी या नहीं? हो ही गई होगी। उम्र का फ़र्क तो उसके चेहरे पर भी पड़ गया ही होगा। अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर ही आंखें बंद की हुई थी अवनी ने। अचानक से अवनी उठी और अलमारी खोली। उसमें से अपने बरसों पुरानी डायरी निकाली, पेज पलटा और क्षितिज का नंबर सामने था। एक बार फिर आंखें भर आई अवनी की। आंसू पोंछते हुए नंबर पढ़ा और डायरी को अपने सीने से लगा लिया। ऐसा नहीं था कि ये नंबर अवनी को याद नहीं था। शायद वह स्वयं से भी झूठ ही कहती थी। हर बार क्षितिज का नंबर देखती और स्वयं से कहती कि नहीं, अब इन सब का कोई मतलब नहीं। ये सब सोचते सोचते कब आराम कुर्सी पर ही आंख लग गई, उसे पता भी नहीं चला। सुबह आरुषि किसी काम से अवनी के कमरे में आई और पाया कि उसकी दी कुर्सी पर ही सो गई। रात को आरुषि मुंहफट थी, मनमौजी थी, लेकिन थी तो अवनी की सगी बहन है। खून का रिश्ता था दोनों में। उसने डायरी लेके टेबल पर रख दी और एक चादर अवनी को ओढ़ा दिया।
आरुषि सोच रही थी। अपनी कंपनी है, अपना बिजनेस है, जब चाहे दी ऑफिस जा सकती हैं, भाई की तरह नहीं कि कोई बॉस तलवार लेकर सर पे खड़ा है। ओह, दी सोती हुई कितनी प्यारी लगती है ना। क्यों? क्योंकि अभी ऑर्डर नहीं चला सकती हम पर, जरा सी भी अपनी केयर नहीं करती। अगर मुझे एक दिन के लिए इस घर की मालकिन बना दिया जाए दी की तरह, तो मैं सबसे पहले इन्हें एक अच्छे से स्पा में ले जाऊंगी और फेशियल, पेडिक्योर, मैनीक्योर, थोड़ा सा हेयर कट वगैरह करवा के लुक ही चेंज कर दूं। लेकिन ये तो अवनी दी हैं और इन्हें किसी और की बात सुनाई कहाँ देती है। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उसकी नज़र एक बार फिर डायरी के ऊपर गई। बड़ी पुरानी थी। डायरी के पहले पन्ने पर उन सब की फैमिली फ़ोटो थी। उस फोटो में पापा भी थे, माँ की गोद में भाई और पापा की गोद में आरुषि। और दी पापा के कंधे पर हाथ रखे हुए खड़ी थी और पापा बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए एक हाथ से आरुषि को गोद में पकड़े हुए थे और एक हाथ से दी का हाथ। उस फोटो में अवनीक के लिए पापा का प्यार और विश्वास साफ झलक रहा था। ये देखकर आरुषि सोचने लगी, शायद दी पापा की फेवरेट रही होंगी। फिर आगे पन्ने पलटने लगी तो देखा कि बहुत कुछ लिख रखा है दी ने। सब पढ़ना तो संभव नहीं था, इसीलिए आरुषि ने मोबाइल निकाला। दिमाग भी कम नहीं था इस लड़की के पास। झट झट पन्ने पलटते हुए फ़ोटो क्लिक करने लगी। एक पन्ने पर देखा, किसी क्षितिज वर्मा का नंबर लिखा था। इसकी आंखें भी कैमरे जैसी ही थी। एक बार कोई नंबर देख ली फिर याद ही हो जाता था उसे। आगे बढ़ी। जल्दी जल्दी उमा बुआ का नाम आया और फ़ोटो क्लिक करती कि उन्हीं उमा बुआ का नाम लेके नींद में ही बुलाने लगी और आरुषि के हाथ से डायरी छूट गई। फिर आरुषि ने फटाफट मोबाइल जेब में डाला और अवनी से पूछने लगी, क्या हुआ दी, कुछ चाहिए आपको? अवनी अचानक उठी और पूछा, तुम कब आई? अवनी अपनी घबराहट संभालते हुए बोली, बस अभी ही आई हूँ दी। आते ही देखा आप सो रही थी और ये डायरी नीचे गिरी है, तो मैंने सोचा आपको चादर उड़ा दूँ, उसके बाद डायरी उठा दूँगी। अवनी हड़बड़ा कर, डायरी कहाँ है डायरी? और तू किस काम से आई थी, बोलो? फिर अवनी जल्दी से डायरी उठाने लगी। आरुषि बोली, कुछ नहीं, बस माँ ने कहा था देख कर आओ अवनी उठी या नहीं। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, शाम को मिलते हैं, बाय। और हवा की तरह आरुषि गायब हो गई। लेकिन अवनी सोच में पड़ गई कि कहीं इस लड़की ने कुछ देखा तो नहीं। पता नहीं कब आँख लग गई मेरी। मैं भी ना डायरी रख के ही सोती, पर नींद कहाँ आ रही थी उस वक्त। और इधर आरुषि सोच रही थी, क्या था उस डायरी में जो दी इतनी घबरा गई। आखिर पता नहीं क्यों आरुषि के दिमाग के घोड़े रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सबसे पहले तो उसने मोबाइल निकाला और क्षितिज वर्मा का नंबर सेव किया। अब बारी थी डायरी के पन्नों को पलटने की। लेकिन आज उसे कोर्ट जाना था, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट हियरिंग थी। आरुषि पेशे से वकील थी, जयपुर सिविल कोर्ट में। आरुषि जल्दी से तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर गई। देखा कोई नहीं है वहाँ। फिर उमा बुआ नाश्ता लेकर आई। आरुषि ने उमा बुआ का हाथ पकड़कर बैठाया और बोली, बैठो ना बुआ, कुछ बात करनी है। उमा भी बैठ गई। बुआ, आप तो सबसे ज़्यादा दी से प्यार करती हैं ना, लो कर लो बात। हम क्या, हमारी गुड़िया सबसे ज़्यादा हम ही से प्यार करती हैं। ये सब सुनकर आशा जी मुस्कुराने लगी। क्यों भौजी, क्यों क्यों हंस रही हो तुम? क्या हम मजाक कर रहे हैं? नहीं, मजाक क्यों, मेरी अवनी को मुझसे ज़्यादा तुमने प्यार किया है उमा। बुआ, आपकी फेवरेट तो दी है, क्या पापा की भी फेवरेट दी थी? भैया भैया किसी में भेदभाव ना करते थे, वो तो सबसे एक समान प्रेम करते थे। उनकी नज़र में कोई छोटा बड़ा ना था। भैया प्यार तो करते थे गुड़िया से, लेकिन ये फेवरेट वेवरेट का मुझे नहीं पता। हाँ, एक बात कह दे रही हूँ, गुड़िया को जब भी देखती हूँ भैया याद आ जाते हैं, है ना भौजी? आशा जी अपने आंसू पोंछते हुए, सही कह रही हो, मुझे भी अवनी अक्सर तुम्हारे भैया की याद दिलाती है। आरुषि नाश्ता करते वक्त कुछ सोच रही थी, फिर अचानक से बोल पड़ी, माँ मैं शाम को ज़रा देर से आऊँगी, वो मेरी क्षितिज के साथ मीटिंग है। और चोरी चोरी उमा बुआ को भी देख रही थी। उमा बुआ नाम सुनते ही चौकन्नी हो गई और पूछा, कौन क्षितिज, कोई नया दोस्त है तुम्हारा? नहीं, मेरा नया क्लाइंट है। क्यों, आप जानती हैं किसी क्षितिज को? नहीं, हम कहाँ से जानेंगे। लेकिन आरुषि निश्चिंत हो गई
कि हो ना हो, दी वाली क्षितिज को बुआ जरूर जानती हैं। आरुषि ने नाश्ता किया और निकल गई कोर्ट के लिए। रास्ते भर आगे के बारे में सोचती रही कि इस क्षितिज वर्मा का पता कैसे लगाऊं। आरुषि कोर्ट पहुंची। उसे केस की सुनवाई की अगली तारीख मिली। जब अपनी एक कलीग रीना से डिस्कस किया इस क्षितिज वर्मा के बारे में तो वो अनायास ही बोल पड़ी, कौन क्षितिज वर्मा? उदयपुर सिविल कोर्ट के जज क्षितिज वर्मा। आरुषि, पता नहीं, अभी तो बस नाम मिला है, आगे और पता करना है। वैसे तुम बताओ, तुम कैसे जानती हो इस क्षितिज वर्मा को? रीना, अरे मैंने लॉ करने के बाद कुछ दिन उन्हें असिस्ट किया था। उदयपुर के बड़े मशहूर और जाने माने लॉयर थे। तब वो अभी बहुत दिनों से टच में नहीं हूँ। वो हैं जयपुर के ही, लेकिन उदयपुर सेटल हो गए हैं। आरुषि, पता नहीं ये वाले क्षितिज वर्मा कौन है और क्या कहते हैं। चलो देखती हूँ, पहले इस केस का फैसला देख लूँ क्या आता है। आरुषि कोर्ट से सीधे घर आ गई। घर पहुँचते ही सीधे अपने कमरे में गई और कमरा अंदर से बंद कर लिया। अब भारी थी अवनी दी की डायरी वाले स्क्रीनशॉट्स पढ़ने की। एक बार में सब पढ़ लिया आरुषि ने। पूरा पढ़ने के बाद आरुषि की आंखों में आंसू थे। आज बहुत बुरा लग रहा था उसे अपनी दी के लिए। वो सोच रही थी कितना कुछ सहा है अवनी दी ने। आज वो अच्छे से समझ पा रही थी अपने बचपन के कराटे क्लास के पीछे की वजह। अवनी दी भले ही कुछ बोली नहीं, लेकिन उनके ब्लैक बेल्ट होने पर सबसे ज़्यादा वही तो खुश थी। जहाँ तक हुआ अवनी दी ने उसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा सपोर्ट किया। आज आरुषि को खुद से बहुत शिकायतें थी, शर्म आ रही थी उसे खुद पे। वो सोच रही थी मैं कितना गलत सोचती थी। अब चाहे जो भी हो, अब वो कभी अवनी दी को अपनी दी अकेले नहीं छोड़ेगी। क्या महसूस किया होगा दी ने उस रात जब चाचा जी ने दी के साथ कोशिश की होगी। घिन आ रही थी सब सोच के। बहुत सहा है दी ने, और कभी किसी से खुल के बात भी नहीं की कि मन में थोड़ा हल्का हो। उमा बुआ सब जानती थी, शायद इसीलिए चाचा जी जब आते और उसे प्यार से गोद में बिठाते तो उमा बुआ किसी बहाने से उसे ले जाती। सब पढ़ने के बाद आरुषि को एक बार ख्याल आया कि भाई को बताऊं क्या। फिर उसने सोचा इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं, और फिर क्षितिज वर्मा के बारे में भी पता लगाना है, क्योंकि जिस डायरी में इतनी बड़ी बात लिखी हो उस डायरी में अगर किसी का नाम लिखा हो तो ज़रूर इम्पॉर्टेंट ही होगा। आरुषि ने मोबाइल निकाला और उस नंबर पर डायल किया। 2 बार पूरी रिंग हुई, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। आरुषि ने सोचा हो सकता है ऑफिस में हो, लेकिन जो बेचैनी मन में थी उसने आरुषि को चैन से बैठने नहीं दिया। उसने एक बार फिर नंबर डायल किया। इस बार किसी ने उठाया, शायद नौकर था, क्योंकि उसने उठाते ही कहा, अरे साहब नहीं है, अभी हम फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आरुषि ने पूछा, क्यों, कहाँ है साहब? नौकर, कहाँ है मतलब? अरे अभी कोर्ट में छुट्टी थोड़ी ही हुई होगी, कोर्ट में ही होंगे। आरुषि को शक हो रहा था कि कहीं ये रीना वाले ही क्षितिज वर्मा तो नहीं है। वैसे आप बता सकते हैं ये नंबर कहाँ का है? नौकर, बड़ी अजीब हैं आप, साहब को जानती हैं लेकिन कहाँ रहते हैं सो नहीं जानती आप। अब तो पहले आप ये बताइए कि कौन से साहब को खोज रही हैं आप? आरुषि, ये बीकानेर वाले क्षितिज शर्मा का ही नंबर है ना, जिनका अपना बहुत बड़ा कपड़ों का बिजनेस है। नौकर, जी नहीं, ये उदयपुर वाले क्षितिज वर्मा का नंबर है, और वो बिजनेस नहीं करते हैं बल्कि कोर्ट में जज साहब हैं, हमारे साहब। आप फ़ोन रखिए, और भी काम है हमारे पास। अब आरुषि 110% दावे के साथ कह सकती थी कि ये रीना वाले ही क्षितिज वर्मा हैं। मन तो कर रहा था कि सीधे उदयपुर के लिए निकल पड़े, लेकिन अभी इस पर बहुत सारा होमवर्क करना था। अब आरुषि सीधे गई उमा बुआ के पास। उमा बुआ कहाँ हैं आप? क्या है, काहे घर को सर पे उठाए रखी हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है, हम बाहर चलें क्या? क्या हो गया, किसी को पसंद कर लिया तूने क्या अपने भाई की तरह? आरुषि, सब यहीं पूछ लोगी तो बाहर क्यों जाएंगे भला? चलो ना, आइसक्रीम खाएंगे। अब कल को दी की शादी हो जाएगी तो तुम्हें मेरे साथ ही समय काटना होगा, बस इसीलिए। उमा खुश होकर, राम जी ऐसा दिन दिखाएंगे क्या? गुड़िया जब छोटी थी तो उसे दुल्हन बनने का बड़ा शौक था। अब घर की जिम्मेदारी सब में ऐसी लगी कि सब भूल गई मेरी बच्ची।
दोनों बाहर निकलकर कार से आइसक्रीम पार्लर गए। आरुषि 2 आइसक्रीम लेकर आई और दोनों पार्क में एक बेंच पर बैठ गए। तुम हमारे लाने हमारी पसंद की आइसक्रीम लाई हो, तुम्हें कैसे पता कि हमें यही पसंद है? आरुषि उमा बुआ को गले लगाते हुए, बुआ तुम्हारी फेवरेट दी हैं, लेकिन हम सब की फेवरेट तो तुम ही हो। नहीं, तुम सब से हम एक जैसा ही प्यार करते हैं। इतना मान हमें इसी परिवार ने दिया है और हम पहले ही कहे ये फेवरेट हमें समझ ही नहीं आता। आरुषि थोड़ा सीरियस होते हुए, बुआ सच में चाहती हो कि दी की शादी हो? उमा, लो भला, अपनी गुड़िया की शादी के लिए 1000 सपने देखे हैं हमने। कितना सोचते थे कि इन हाथों में आज गुड़िया खेली है, कल को उसके बच्चे खेलेंगे, आंसू पोंछते हुए। अभी बात ख़त्म नहीं हुई कि आरुषि बोल पड़ी, तो मुझे पूरी बात बतानी होगी बुआ। उमा आश्चर्यचकित होते हुए, कौन सी बात? क्षितिज वर्मा वाली बात बुआ। तुम कैसे जानती हो? बुआ मैं सब जानती हूँ, चाचा जी के बारे में भी। उमा, छी, नाम ना लो उस दुराचारी का। हमारी गुड़िया का जीवन बर्बाद करने की कोशिश की उस नीच ने। उस घटना ने हमारी गुड़िया को अंदर से तोड़ दिया। आज तक हमारी बच्ची उभर नहीं पाई है। बुआ उन्होंने जो भी किया आपने माँ से क्यों नहीं कहा? माँ से क्यों छिपाया आपने? भौजी से कहने में कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन भैया के जाने के 15-20 दिन बाद ही ऐसा हुआ था, और जब हुआ तो घर लोगों से भरा हुआ था और इन सब से हम भी गुजर चुके थे आरुषि, और हमारा भी किसी ने विश्वास नहीं किया था। आरुषि, बुआ आपके साथ? उमा, हाँ बिटिया, हमारे साथ भी। 14 बरस में ब्याह हुआ और 15वें बरस में विधाता ने हमें विधवा बना दिया। उस समय सोचते थे कि पता नहीं कैसा भाग्य लेकर हम पैदा हुए हैं। जब हम विधवा हुई तो ये कमीने सोचने लगे हम अब सबकी जागीर हो गए हैं, और जब ये बात हमने अपनी सास को कही तो उल्टा कहकर हमें ही घर से बाहर निकाल दिया। जब हम मायके गए तो वहाँ भी हमारा आना किसी को फूटी आँख न भाया, और एक रात हम सब छोड़ छाड़ कर घूमते घूमते इस शहर में आ गए। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि भैया ने हमें काम पर रख लिया। बिल्कुल सगे भाई सा स्नेह दिया हमें। भैया और भौजी के साथ रहकर एक फिर हमारा संसार पर विश्वास बनने लगा। लेकिन भगवान भी अच्छे लोगों को ज़्यादा दिन खुद से दूर नहीं रखते, सो भैया को अपने पास बुला लिया। तभी से तुम्हारे चाचा की बुरी नज़र सब पे पड़ गई। हमने भी सोच लिया था कि जो परिवार आज तक हमारी ढाल बना है, आज हम उसकी ढाल बनेंगे। अपनी बात सोचकर ही हमने गुड़िया को चुप रहने की कसम दी। उस समय हमें जो उचित जान पड़ा हमने वही किया। बुआ मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज मुझे समझ आ रहा है कि क्यों दी अचानक से इतनी ज़्यादा खामोश हो गई। कितनी बातें करती थी, कितना खेलती थी मेरे और आशीष भाई के साथ, फिर अचानक से काश मैं मेरी दी के लिए कुछ कर पाती, काश। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि दी इन सब बकवास की वजह से अपनी पूरी लाइफ ना ख़राब करे। तो सबसे पहले दी को ये सब अपने मन से निकालना होगा। हाँ बिटिया, करो जो करना है, क्योंकि उसकी उम्र की लड़कियों को देखते हैं तो मन रोता है, भौजी को नहीं देखती, इसी लाने सूख रही है। और ये क्षितिज वर्मा कौन है? क्या इनसे भी कभी? ना बिटिया, बड़ा ही भला लड़का था ये क्षितिज। आप बताइए कि आप कैसे जानती हैं और कितना जानती हैं क्षितिज को? बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी घर चलो, बहुत देर हो गई है। भौजी राह देख रही होंगी, कभी और चर्चा करेंगे। आरुषि, ठीक है चलिए। उमा और आरुषि घर आ गई। अवनी आ चुकी थी। अवनी ने उमा को देखते ही कहा, कहाँ थी बुआ, चाय पिला दो ना। उमा अभी लाते हैं, तुम कमरे में चलो। तभी आरुषि बोल पड़ी, आप सब लोग लॉन में चलो, आज चाय मैं बना के लाती हूँ। आरुषि चली गई चाय बनाने। अवनी उमा बुआ के साथ लॉन में चली गई। उमा ने कहा, भौजी को भी बुला लाएं। अवनी सोच रही थी कि क्यों इतनी भीड़ लगानी, चुपचाप अपने कमरे में चाय पी लेते सब। थोड़ी देर में आरुषि चाय लेकर आई और माँ को भी ले आई साथ में। सबको चाय दी तो उमा ने कहा, भौजी अब आरुषि भी चाय बनाना सीख गई है, इसके लाने अब लड़का देखो। 2 बिन ब्याही बेटियां हैं घर में, और आशीष पहले बहू कैसे ले आएगा? तो आरुषि झट से बोली, तो मैं ही क्यों, पहले दी की शादी करो। इतना सुनना था
कि अवनी खड़ी हो गई और बोली, मुझे शादी वादी नहीं करनी और आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। आरुषि ने कहा, ये क्या बात हुई, आप किसी की सुनती क्यों नहीं। अवनी वहाँ एक पल भी नहीं रुकी और जाने लगी। आरुषि पीछे से आवाज़ लगाती रह गई, दी एक बार मेरी बात सुनो, मेरी बात का जवाब तो दो। अवनी ने पीछे पलट कर भी नहीं देखा और जाते हुए कहा, मैं किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। आरुषि फिर बोली, आप इस तरह नहीं भाग सकती, आपको जवाब देना होगा। पर अवनी सीधे कमरे में चली गई। आशा जी खुद को रोक नहीं पाई और रोते हुए वहाँ से चली गई। उमा ने आरुषि की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या हुआ बिटिया, बात बनने की जगह बिगड़ती हुई दिख रही है। आरुषि बस इतना बोली कि आपको मुझ पर विश्वास है। उमा थोड़ी चिंतित स्वर में बोली, तुम तो हमारे लेने डूबते को तिनके का सहारा हो, बोलो तो आखिरी उम्मीद। आरुषि, तो फिर थोड़ा इंतज़ार कीजिए और मुझे दी के बारे में सब बताइए जो मैं नहीं जानती। ज़रा ठहर तो, पहले गुड़िया को देख कर आती हूँ। आरुषि सोचने लगी, दी ना हुई, खुल जा सिमसिम का दरवाज़ा हो गया कि खुल ही नहीं रहा। देखते हैं उमा बुआ कब सस्पेंस का पर्दा हटाती हैं। चलो तब थोड़े से अपने केस को देखती हूँ और रीना से बात करती हूँ। रीना को कॉल लगाया और अगले दिन का लंच फिक्स किया, फिर अपने कमरे में चली गई। इधर उमा बुआ अवनी के पास गई पानी लेकर। क्यों चली आई इस तरह, मुझे किसी को जवाब दे ही देना बुआ, बस जवाब तो देना पड़ेगा ना गुड़िया। अब आरुषि बच्ची नहीं रही, जो देखेगी तो सवाल तो करेगी ही ना, और तुम कब तक टालोगी ये बात। ये सब कहकर उमा तो चली गई, लेकिन अवनी थोड़ी परेशान ज़रूर हो गई। वो सोच रही थी कि आरुषि अगर दोबारा पूछेगी तो वो क्या जवाब देगी, कि लोग उसे फिर से उन्हीं सब बातों में खींच कर दोबारा ले जाना चाहते हैं। अब वो किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहती। अवनी फिर सोचने लगी, कितना कहा था उमा बुआ से कि क्षितिज को सारी बात बताने दी, पर बुआ ने नहीं बताने दिया और वो किसी तरह के धोखे में क्षितिज को नहीं रखना चाहती थी। इसीलिए उसे क्षितिज से अपनी शादी के बारे में झूठ कहना पड़ा। ये सब अवनी ने फ़ोन पर ही कहा था, क्योंकि उसमें क्षितिज का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उसने क्षितिज से कहा कि उसके पापा उसका रिश्ता किसी से तय करके गए हैं। इतना सुनना था कि क्षितिज बिल्कुल शांत हो गया और अवनी न जाने कितनी देर तक हलो हलो करती रह गई, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद क्षितिज ने रोंधे गले से बस इतना ही कहा कि कहो, सुन रहा हूँ। अवनी कहती जा रही थी कि किसी के जाने से दुनिया नहीं रुक जाती क्षितिज, तुम फिर से अपनी नई दुनिया बसा लो, देखना एक बार फिर से सब खिल उठेगा। क्षितिज को अपने प्यार का वास्ता दिया था, जीवन में आगे बढ़ने को कहा कि मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी क्षितिज, और जवाब में क्षितिज ने बस इतना कहा कि नहीं चाहिए तुमसे अच्छी, बस तुम चाहिए, चलो फिर भी देखता हूँ। इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया उसने। एक वो दिन था और एक आज का दिन है, दोनों ने एक दूसरे की आवाज़ तक नहीं सुनी है। वो तो क्षितिज के जाने के बाद अवनी को एहसास हुआ कि वो कितना प्यार करती है क्षितिज से, लेकिन परिवार के सामने ये सोचकर उसे आत्मग्लानि होती थी। भूली तो नहीं थी क्षितिज को, पर उसकी यादों के साथ जीना सीख गई थी अवनी। और 14 साल बीत गए। इन 14 सालों में एक पल भी ऐसा ना हुआ कि क्षितिज उसके मन से कहीं गया हो। आज सबका खाना सबके कमरे में ही गया। अवनी को खिला के उमा आरुषि के पास गई खाना लेके। बुआ एक काम करो, आप जान ही ले लो मेरी, आपके लिए तो दी ही है ना। उमा चुप करो, अंट संट बोला तो लगाएंगे एक। आरुषि तो क्या कहूँ, आप ही बताओ, कब से क्षितिज वर्मा के बारे में पूछ रही हूँ और आपने मुझे लटका के रखा है। उस दिन अगर दी थोड़ी देर से उठी होती तो मैं खुद सब पता लगा लेती। आपसे ज़्यादा तेज़ तो मेरे सोर्सेस हैं। इतनी देर में मुझे क्षितिज वर्मा की भूत भविष्य और वर्तमान सारी जानकारी इकट्ठा करके दे देती। उमा तो सुनो, तो बताओ। आरुषि ने कहा, तुम और आशीष बहुत छोटे थे, तब हम सब साथ में एक बार बाबा सोमनाथ के दर्शन के लिए गए थे। पता नहीं तुम्हें याद होगा भी कि नहीं। आरुषि कुछ कुछ याद है, बोलो। सोमनाथ से आते समय ही ट्रेन में गुड़िया से मिला था क्षितिज। हमें याद है कि किस तरह गुड़िया पहली ही बार में उसे देखते ही पसंद करने लगी। बड़ा ही भला था वो, और स्वभाव भी ऐसा शांत कि पूछो मत।
शायद कोई परीक्षा देकर आ रहा था अहमदाबाद से। पूरे रास्ते हम सब की अच्छी पहचान हो गई थी। उसके व्यवहार को ही देखकर भैया ने उसका फ़ोन नंबर भी रख लिया था। आप सीधे सीधे कहो ना कि दी प्यार कहती थी उनसे और वो नहीं कहते थे क्या? आरुषि ने पूछा। उमा, अब तुम अपनी ही कहानी बना लो, हमसे काहे पूछ रही हो? थोड़ा गुस्साते हुए आरुषि। आप समझ नहीं रही बुआ, जल्दी बताओ ना। उमा, बता ही तो रहे हैं, तुम सुनोगी तब तो। हमारा एक छोटा सा बैग छूट गया था ट्रेन में और वही लौटाने आया था इस घर में। धीरे धीरे गुड़िया से बात बढ़ी, बस दोनों बहुत पसंद करने लगे एक दूसरे को। आरुषि, तो फिर अलग क्यों हुए? उमा, जब भैया का स्वर्गवास हुआ तब तक वो कुछ नहीं कहता था। ऊपर से तुम्हारे चाचा जी वाली बात हो गई और गुड़िया उसे सब बताना चाहती थी, पर हमने उसे बताने नहीं दिया। फिर तुम सबकी जिम्मेदारी भी तो थी। गुड़िया ने सोचा, अगर वो शादी करके इस घर से चली जाएगी तो फिर कहीं कोई तुम्हारे साथ गलत ना कर दे। इसीलिए गुड़िया ने निर्णय लिया कि वो शादी नहीं करेगी और तुम सबकी ढाल बनकर रहेगी। आरुषि, कितनी महान है दी, और एक में पागल, आज तक अपनी दी की अच्छाई समझ नहीं पाई। फिर उमा चली गई और आरुषि इसी उधेड़ धुन में लगी रह गई कि कल देखते हैं रीना कितनी जानकारी दे पाती है क्षितिज वर्मा के बारे में। अगले दिन आरुषि नियत समय पर स्थान पर रीना से मिलने चली गई और जो बात सामने आई उससे आरुषि को एक उम्मीद की किरण नजर आई। तो बात ये थी कि क्षितिज वर्मा का बहुत पहले ही तलाक हो चुका था, लेकिन अभी क्या और कैसे हैं ज़्यादा पता नहीं। अगले दिन सुबह सब नाश्ता कर रहे थे तो अवनी ने आशीष से उसकी कंपनी को छोड़ने के बारे में पूछा। अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी मंजूरी नहीं मिली, आशीष ने कहा। अवनी, तो फिर इस बार मुझे ही उदयपुर जाके साइड देखनी होगी। देखो किसी रविवार को छुट्टी मिली तो तुम भी चलो साथ में। आशीष, ठीक है दी, इस रविवार को देखता हूँ। अवनी, लेकिन मैं इस शुक्रवार को ही चली जाऊँगी, मेरी किसी से बात हो चुकी है। आरुषि मन ही मन सोच रही थी कि ऊपर वाला इतना मेहरबान कैसे हो सकता है उस पर। उसे तो टाइम भी नहीं मिला कुछ सोचने के लिए। आज सोमवार है, इसका मतलब शुक्रवार से पहले कुछ तो करना होगा। आरुषि ने रीना को कॉल लगाया और क्षितिज वर्मा के साथ किसी तरह एक मीटिंग फिक्स करने के लिए बहुत मिन्नतें की। रीना ने तो यही जवाब दिया कि चल देखती हूँ। इधर आरुषि मन ही मन सोच रही थी कि कुछ तो भगवान भी उसकी दी के साथ अच्छा करने की सोच रहे हैं। तभी तो दी को अभी उदयपुर जाना है। आरुषि घर के मंदिर की ओर गई। वहाँ आशा जी पहले से ही थी। आरुषि ने माँ के पैर छुए और बोली कि माँ, आज मेरे लिए इनसे मांग लो। आशा जी बोली, बेटा इनसे कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सबके मन की जानते हैं। आरुषि, तो क्या मुझे मेरे काम में सफलता मिलेगी? आशा जी, ज़रूर मिलेगी मेरी बच्ची। अब आरुषि जैसे ही कमरे में आई रीना का फ़ोन आया। रीना, तुम्हारी मीटिंग फिक्स कर दी है क्षितिज सर के साथ, लेकिन यार बताओ तो सीन क्या है? क्षितिज सर का तुम्हारे साथ? आरुषि, बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, थोड़ा टाइम दो। रीना, चलो मैं टाइम एंड प्लेस तुम्हें व्हाट्सएप करती हूँ। आरुषि, ओके। थोड़ी देर में रीना का मैसेज आ चुका था, पर फिर क्या था, आरुषि को आगे की तैयारी करनी थी क्योंकि मीटिंग मंगलवार की सुबह को ही होनी थी। उसने सबसे पहले एजेंट को कॉल करके उदयपुर की टिकट बुक की, अपनी पैकिंग की और फिर कोर्ट के लिए निकल पड़ी। कोर्ट से ही उमा बुआ को कॉल करके बताया कि उसे एक केस के सिलसिले में बाहर जाना है तो वो माँ को बता दी क्योंकि शाम को वो घर आती ही निकल जाएगी। उमा बुआ ने पूछा भी इतनी जल्दी काहे, तो आरुषि ने केस का बोल के पीछा छुड़ाया। आरुषि की अगली सुबह उदयपुर में हुई। क्षितिज वर्मा से सुबह 7:30 बजे घर पर ही मिलना तय हुआ था। आरुषि ठीक 7 बजे उनके घर पहुंच गई। एक आदमी और आया और बोला कि साहब मॉर्निंग वॉक पर गए हैं। शायद वही आदमी था जिसने फ़ोन पे बात हुई थी। आरुषि की जासूसी दिमाग ने और कुछ पता लगाना चाहा उस आदमी से। आरुषि, आपका नाम? हमारा नाम नंद किशोर है। नाम तो बहुत लंबा है आपका। अरे आप हमें किशोर बुलाइए, साहब भी यही बुलाते हैं। चलिए मैं आपको सिर्फ भैया बुलाती हूँ, आपको चलेगा? चलेगा? अरे दौड़ेगा। हमारे गांव में हमारी बहन भी आप ही की उम्र की होगी। आपके साहब अकेले रहते हैं, उनका परिवार?
नंदकिशोर, कहाँ कोई है, माता जी का कुछ साल पहले स्वर्गवास हो गया। छोटी बहन विदेश में रहती है, ले देकर बच गए हम और साहब। पत्नी और बच्चे? आरुषि ने पूछा। नंदकिशोर, एक बार छोटी दीदी बता रही थी कि साहब की उनसे निभ ना सकी, बहुत जल्दी अलग हो गए दोनों। अरे हम तो ठहरे गप्पी आदमी, गप्प में लग गए। आपसे चाय नाश्ते के लिए पूछा भी नहीं, चाय पियेंगी? तभी पीछे से आवाज़ आई, चाय तो मैं भी पीऊँगा किशोर। आरुषि उठकर खड़ी हुई, नमस्ते किया और ठिठक कर रह गई। कितना आकर्षक व्यक्तित्व है इनका। दी चाहती तो रानी बनकर रह सकती थी इनके साथ, लेकिन हम सब के लिए दी ने अपने स्वार्थ को परे रख दी। यू आर ग्रेट। तभी उसका ध्यान टूटा क्षितिज की आवाज़ से। आरुषि, आरुषि ही नाम है ना आपका? जी सर। तो बताइए मिस आरुषि, क्या काम है आपको? क्यों मिलना चाहती थी आप? इतनी देर में नंदकिशोर चाय और बिस्किट लाया और रख कर चला गया। आरुषि ने अपने लास्ट केस को डिस्कस किया, जो वो पहले ही जीत चुकी थी, लेकिन उसने बताया कि केस अभी चल ही रहा है। इस पर क्षितिज ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस आरुषि, जब आप जयपुर से उदयपुर आ सकती हैं तो आपसे मिलने से पहले थोड़ी बहुत तैयारी तो मैंने भी की थी। आरुषि थोड़ा आश्चर्य होते हुए, मैं समझी नहीं सर। क्षितिज, इंडिया के टॉप कॉलेज से लॉ करने के बाद कोई लड़की जयपुर से उदयपुर सिर्फ वो केस तो डिस्कस करने तो नहीं आई होगी जो ऑलरेडी जीत चुकी है। मिस आरुषि, आपकी इस केस पर जिन्होंने फैसला सुनाया है वो जज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो बताइए मिलने का सही कारण। आरुषि, अवनी दी। क्षितिज चिंतित स्वर में, क्या हुआ अवनी को? फिर खुद को संभालते हुए, कौन अवनी? आरुषि, आपकी अवनी। क्षितिज थोड़ा सोचते हुए, तुम आरुषि माथुर हो? आरुषि, जी मैं आरुषि माथुर हूँ। क्षितिज, कैसी हो आरुषि? आरुषि कंधे उचकाते हुए, बस आपके सामने हूँ। क्षितिज, आखिरी बार तुम्हें देखा था तो बहुत छोटी थी, अब लॉयर बन गई हूँ, बहुत अच्छा। लॉयर बनने का विचार कैसे आया? आरुषि हंसते हुए, अवनी दी की मेहरबानी से। अवनी का नाम सुनने पर क्षितिज की आंखों में एक उदासी सी छा गई। फिर भी हिम्मत करके उसने पूछा, और कैसी है अवनी, उसका परिवार, बच्चे? आरुषि, बस जैसे आप हैं, शादी नहीं की दी ने। झूठ बोला था आपसे, क्यों छोड़ दिया अपनी दी को? क्षितिज हैरान होते हुए, क्या शादी नहीं की? जी नहीं। आपने एक बार भी मुड़कर क्यों नहीं देखा? अपने प्यार का वास्ता दिया था उसने, और आप मान गए। क्या करता मैं? उस वक्त कोई जॉब भी नहीं करता था कि जिद पर अड़ जाता। लेकिन अवनी, उसने मुझसे शादी के बारे में झूठ क्यों बोला? वो तो मेरा इंतज़ार कर सकती थी। आरुषि, वो सब तो आपको दी ही बताएंगी। मिलना चाहेंगी दी से? क्षितिज की आंखें छलक उठी, लेकिन खुश होते हुए बोला, जिंदगी भर एक एहसानमंद रहूँगा तुम्हारा। आरुषि, अब मिलोगे तो मेरी दी को अकेले तो नहीं छोड़ोगे? क्षितिज, एक बार छोड़ा तो आज तक पछता रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि वही गलती दोबारा करूँगा? आरुषि, तो फिर मैं चलती हूँ। आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपके टच में रहूँगी। नंबर तो शाम को दूंगा जब डिनर करने आओगी। आरुषि हंसते हुए, चलिए मैं ज़रूर आऊँगी। बहुत कुछ बताना है आपको और बहुत कुछ जानना है आपसे। अब चलती हूँ। और आरुषि चली गई। क्षितिज ने एप्लीकेशन भेज की छुट्टी ले ली। नंदकिशोर को आश्चर्य जरूर हुआ कि जो साहब बुखार में भी कोर्ट जाने की जिद करते थे, आज उन्होंने छुट्टी ली है। लेकिन आज क्षितिज अपने साथ वक्त बिताना चाहते थे। सारा दिन कमरे में खुद को बंद रखा। अवनी की एक एक चीज़ संभाल के रखी थी क्षितिज ने, सब निकाला और अपने पुराने दिनों में खो गया। इधर आरुषि ने आशीष को कॉल करके सारी बात बताई। आज आशीष को भी खुद की सोच पर पछतावा हुआ। यार, दी के लिए एक सॉरी तो बनती है। आरुषि, नहीं भाई, दी को पहले सरप्राइज़ देंगे और फिर सॉरी बोलेंगे, इसीलिए पहले दी को उदयपुर ले आओ, फिर देखते हैं। आशीष, चल मैं ट्राई करता हूँ। इतना कहकर फ़ोन रख दिया आशीष ने। अब आरुषि सोच रही थी कि हे भगवान, बस दी का रिएक्शन अच्छा हो, वो ओवर रिएक्ट ना करें।
शाम को नियत समय पर आरुषि क्षितिज के घर पहुंची। नंदकिशोर ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। कैसे हैं भैया? नंदकिशोर, बहुत बढ़िया, अंदर आइए, हम साहब को बुलाते हैं। आरुषि तब तक पूरा लिविंग रूम घूम घूम कर देख रही थी। एक एक चीज़ बहुत शौक से और बहुत करीने से रखी हुई थी। इन सब को देखकर उसे बार बार अवनी दी की याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये सब अवनी दी का ही किया हुआ है। आरुषि इस भावना से भर आई कि ये कितने अच्छे से दी को जानते हैं, कितना प्यार रहा होगा इनके मन में दी के लिए। तभी क्षितिज आ गई। आरुषि वापस अपनी जगह पर बैठ गई। क्षितिज, बात शुरू करो आरुषि, इन सब मामलों में मैं जरा। आरुषि, आप अपने और दी के बारे में बताइए। क्षितिज, क्या बताऊं? घर में माँ और छोटी बहन थी, जो कि पिताजी का बहुत पहले स्वर्गवास हो गया था। तो मैं घर की जिम्मेदारियों को संभालते संभालते थोड़ा सीरियस हो गया था। लेकिन तुम्हारी दी मेरे जीवन में एक उमंग, एक उत्साह बनकर आई थी और मैं उनके जीवन में एक ठहराव बनकर। सीधे शब्दों में कहा तो हम एक दूसरे की पूरक थी। उस वक्त अवनी उतनी सीरियस नहीं थी जीवन में जब तुम्हारे पापा की मृत्यु हुई थी। पता नहीं उसने झूठ क्यों बोला कि उसकी शादी होने वाली है। जहाँ तक जिम्मेदारी की बात थी, उसे पता था कि मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैंने तो आज तक नंबर भी चेंज नहीं किया कि हो सकता है किसी दिन अवनी कॉल करे। आरुषि, अच्छा किया आपने, वरना मैं आज आपके सामने यूं बैठी नहीं होती। दोनों हंसने लगे। आरुषि के मन में बहुत सारे सवाल थे और सबके जवाब की जिज्ञासा। उसने फिर पूछना शुरू किया। आरुषि, किशोर भैया बता रहे थे आपने शादी भी की, लेकिन। क्षितिज, अच्छे लॉयर के सारे गुण हैं तुम में। आरुषि आश्चर्य से, क्यों, क्या हुआ? क्षितिज सर नीचे झुका के मुस्कुराते हुए, मेरे लिए भी सवालों की पूरी लिस्ट लाई हूँ। आरुषि, नहीं, ऐसा नहीं है, बस बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में जानने की उत्सुकता है। क्षितिज, हाँ, सही कहा किशोर ने। शादी की थी मैंने, लेकिन निभा ना सका। उसकी बहुत सारी अपेक्षाएं थी मुझसे और मैं उन सब पे खरा नहीं उतर पाया। अपनी जगह गलत नहीं थी सुषमा, लेकिन शायद मैं ही उसके लिए सही नहीं था। इसीलिए ना मैंने उस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, ना ही पुनर्विचार किया। सुषमा के साथ एक होने की कोई संतान भी नहीं थी हमारी, जो हमारी कमजोरी बनती। सच कहो तो अवनी को मैं कभी भूल ही नहीं पाया था। जो आगे बढ़ पाता, अवनी ने अपने प्यार का वास्ता दिया था और माँ मुझे मेरे परिवार के साथ देखना चाहती थी। इन्हीं सब के बीच में मैंने एक गलत निर्णय ले लिया। आरुषि, इन 14 सालों में अगर दी ने सहा है तो आपने भी कम नहीं सहा है। क्षितिज, लेकिन अवनी, उसने शादी को लेकर झूठ क्यों बोला? आरुषि, आप सुनना चाहेंगे? हाँ आरुषि, आखिर क्या बात थी जिससे मेरी अवनी मुझसे इतनी दूर हो गई? पापा के जाने के कुछ ही दिनों के बाद दी मेलो स्टेशन का शिकार हुई थी। उम्र भी कम थी, नादानी में। इसमें दी की गलती नहीं है। उसने तो हिम्मत जुटा ली थी आपसे कहने की, लेकिन उमा बुआ की चिंता ने उसे और पीछे हटने को मजबूर किया। कितनी अजीब है ना आरुषि, एक तरफ हमने कितनी प्रगति कर ली है और वहीं दूसरी तरफ हमारी मानसिकता कितनी संकीर्ण है। मैं उमा बुआ को भी दोष नहीं दूंगा। उमा बुआ का अवनी के प्रति स्नेह मुझे पहली मुलाकात में ही समझ आ गया था। आखिर उन्होंने भी इस समाज को देखकर ही निर्णय लिया होगा, और हम तो अपने प्रोफेशन में रोज़ ही ऐसी समस्याओं से अवगत होते हैं। तभी नंदकिशोर दोनों को खाने के लिए बुलाने आया। दोनों खाना खाने बैठे। क्षितिज से नहा नहीं गया और पूछ बैठा, क्या अवनी से मैं एक बार मिल सकता हूँ? आरुषि, अब भी आपको लगता है कि इतनी दूर से मैं यहाँ चने बेचने आई हूँ? क्षितिज हंसते हुए, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आरुषि बीच में टोकते हुए, तो क्या मतलब है? क्यों किशोर भैया, साहब को अकेले देखते देखते बोर नहीं हो गए आप? अब क्षितिज थोड़ा झेप गए और नंदकिशोर खुश हो गया। नंदकिशोर, अरे दीदी, हम तो कब से कह रहे हैं। आरुषि, दी शुक्रवार को उदयपुर आ रही हैं किसी काम के सिलसिले में, आप कहिए तो। क्षितिज कुछ कह ना सके, लेकिन आरुषि उनके मनोभावों को पढ़ चुकी थी। उधर आशीष ऑफिस में इस्तीफा देकर घर आया और घर पे अवनी से झूठ बोला कि छुट्टी मिल गई। आशीष
दी हम लोग कल ही चलें, गुरुवार को ही हम प्लॉट वाली मीटिंग कर लेंगे। अवनी पर उसने तो आशीष। दी आप नंबर दो उसका, मैं बात करता हूँ। ऑफिस में ऐसी डील ही मैं ही क्रैक करता हूँ। अवनी ने नंबर दे दिया, लेकिन सोचने लगी, क्या इस आशीष को मैं जानती हूँ या फिर मैंने ही अपने आसपास इतनी ऊंची दीवार बना ली है। खुद मेरे लिए भी बाहर देखना संभव नहीं था। जो भी है, अब मैं मेरे भाई के बीच दूरी आने ही नहीं दूंगी। आशीष की सहजता ने एक सकारात्मकता ला दी थी अवनी के व्यवहार में। बहुत दिनों बाद आज खुश थी अवनी। अब अवनी सोच रही थी कि आशीष के साथ भी अपने समीकरण ठीक करेगी। वाकई में उस दिन बहुत बुरा व्यवहार किया था उसने आरुषि के साथ। अब अगर आरुषि के मन में सवाल आएंगे तो पूछेगी ही ना। जो भी हो, उस दिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आने दो आरुषि को। एक अच्छे से डिनर पर ले जाएंगे तीनों को, जहाँ माँ और बुआ नहीं होंगे। होता क्या है, जब बच्चे बड़ों से घिरे होते हैं तो अपने मन की बात कहने में हिचकिचाते हैं। यही सब सोचते सोचते आँख लग गई और अवनी सो गई। अगले दिन आशीष और अवनी निकल पड़ी। रास्ते भर आशीष ने अवनी से ढेर सारी बातें की, कुछ अपने बारे में, कुछ ऑफिस के बारे में, कुछ श्रुति के बारे में, और अवनी सब सुन रही थी। आज उसे अफसोस हो रहा था क्योंकि उसने अपने आप को काम में इतना व्यस्त रखा था कि अपने भाई बहनों से दूर हो गई। उदयपुर पहुंचने के बाद भी आशीष ही सब मैनेज कर रहा था। लंच पे प्लॉट को लेकर सारी बात आशीष ने ही की। अवनी अंदर ही अंदर अपने भाई पर गर्व कर रही थी। वो सोच रही थी कि आज पापा होते तो आशीष को देख छाती चौड़ी हो जाती उनकी। तभी मोबाइल की रिंग ने उसकी तंद्रा तोड़ी। उमा बुआ का फ़ोन था। गुड़िया कैसी हो, पहुंच गई? फ़ोन तो कर दी, हम और भौजी कब से इंतज़ार कर रहे थे। अच्छी हूँ बुआ, आप सब ठीक हो? आज अवनी की आवाज़ में कुछ अलग सी बात थी। बहुत खुश और सुकून भरी लग रही थी उसकी आवाज़। उमा बुआ ने इस खुशी का कारण पूछा। अवनी बस इतना ही कह पाई कि अब पापा की कमी महसूस नहीं हो रही बुआ। उमा बुआ सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ। फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो गुड़िया खुश है तो चिंता काहे की। अवनी फ़ोन पर बातें करने के बाद फिर आरुषि की सोच में डूब गई। तभी आशीष आया। आशीष, दी जल्दी से तैयार हो जाओ, आज आपके लिए एक सरप्राइज़ है। और कितना सरप्राइज़ करेगा आंसू। आज पहली बार तेरे होते हुए पापा की कमी महसूस नहीं हो रही है। लेकिन दी, आपने तो हमें कभी वो कमी महसूस ही नहीं होने दी। सब अकेले ही मैनेज किया। सॉरी दी, मुझे माफ़ कर दो। जो सब मैंने आज किया मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब तू काम संभाल और मैं थोड़ा आराम करूँगी। मैंने नैनीताल में एक घर खरीदा हुआ है, मैं वहाँ उमा बुआ के साथ चली जाऊँगी। तुम सब यहाँ रहना, बीच बीच में हमारा मिलना जुलना होता रहेगा। बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन लग रहा था कि सही समय अब आया है। आशीष तो अवाक रह गया ये सब सुन के। ये नैनीताल वाली बात माँ को पता है? नहीं नहीं, उन्हें नहीं बताया है। आशीष गुस्से में, तो कब बताओगी ये सब? और आप ये कैसे तय कर सकती हो कि हमें आपकी ज़रूरत है कि नहीं? ये हम तय करेंगे दी। अवनी बात संभालते हुए, मैं कौन सा कल जा रही हूँ, अभी बस सोच रही थी। आशीष, आप कल क्या कभी नहीं जाओगी? आपने कहा ना कि पापा की कमी आज महसूस नहीं हो रही। बताओ, आज पापा होते तो आप नैनीताल से ढूंढने के बारे में सोचती क्या? अवनी, अब छोड़ ये सब। आज मेरा मन बहुत खुश है। मैं किसी भी कीमत पर ये सब खराब नहीं होने देना चाहती हूँ। बता, क्यों कह रहा है तैयार होने को? कहीं जाना है क्या? आशीष, हाँ, आज मैं अपनी दी को यहाँ के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। इजाज़त है? अवनी, अरे बिल्कुल है। नेकी और पूछ पूछ। आशीष, तो आधे घंटे में मैं आपको लॉबी में मिलता हूँ। और आज मेरी दी दुनिया की सबसे सुंदर दी लगनी चाहिए। ये कहकर आशीष चला गया और अवनी तैयार होने गई। इधर आरुषि एक बार फिर क्षितिज के घर गई। नंदकिशोर से सामना हुआ। आरुषि ने नंदकिशोर के हाथ में पैकेट थमाते हुए कहा, भैया ये लीजिए और तैयार हो जाइए। नंदकिशोर थोड़ा विचिंतित हुआ, लेकिन आरुषि ने इतने अधिकार से कहा कि वो सीधे तैयार होने चला गया। तब तक क्षितिज अपने कमरे से नीचे की ओर आए। आरुषि को देखा तो पूछ बैठे कि कैसे आना हुआ।
आरुषि मुस्कुराती हुई, आज आप डिनर पर जाएंगे किशोर भैया के साथ। ये लीजिए। किशोर भैया भी आ गए। क्षितिज, क्यों किशोर भाई, तुम्हारी तो काया ही बदल गई। नंद किशोर, अब दीदी ने कहा तो हम मना नहीं कर पाए। क्षितिज, क्या बात है आरुषि? आरुषि, सब बताऊंगी, पहले आप अच्छे से तैयार होकर आइए। क्षितिज ने चुपचाप तैयार होने ही ठीक समझी और वो तैयार होने चला गया। तब तक आरुषि ने आशीष को कॉल लगाया। दोनों की बात हुई। इधर अवनी आशीष के साथ जाएगी और वहीं दूसरी तरफ क्षितिज आरुषि के साथ। दोनों ने शायद सब तय कर लिया। आशीष ने 2 टेबल बुक कर ली थी और आरुषि को एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया था। अवनी ठीक समय पर लॉबी में पहुंचकर आशीष को ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद आशीष दिखा तो जल्दी से उसके पास गई। अवनी, आंसू तू कहाँ था? मैं कब से ढूंढ रही थी तुझे, बता मेरा सरप्राइज़ कहाँ है? आशीष, अरे पहले चलो तो। आशीष ने आगे बढ़कर कार का दरवाज़ा खोला। अवनी बैठ गई। दोनों रेस्टोरेंट पहुँचे तो आरुषि पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। अवनी तो हैरान रह गई। आज भगवान से कुछ और भी मांगा होता तो मिल गया होता। मैं सुबह से तुझे कितना याद कर रही थी आरुषि, तो मांग लो न दी, शायद पूरा हो जाए। आशीष ने खाना ऑर्डर किया। तीनों भाई बहन बातें करने लगे। अवनी आज कितनी खुश लग रही थी और क्षितिज दूर बैठा अवनी को निहार रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कल ही की तो बात हो। आखिर बेइंतहा प्यार भी तो करते थे एक दूसरे से। 10-15 मिनट बीते ही थी कि क्षितिज से रहा नहीं गया। वो अपनी जगह से उठकर अवनी के सामने आकर खड़ा हो गया। कैसी हो अवनी, और तुम्हारा परिवार कहाँ है? अवनी की आंखें खुली की खुली रह गई। आखिर नियति ने क्यों क्षितिज को इतने वर्षों बाद उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बोलो ना अवनी, चुप क्यों हो गई? आखिर क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मुझे अकेला असहाय छोड़कर क्यों चली गई? एक बार जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं कैसा हूँ, जिंदा हूँ या मर गया। अब अवनी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने दोनों कानों को बंद कर चीख उठी। क्षितिज, बस करो, कुछ नहीं सुनना मुझे, और उठकर तेजी से जाने लगी। क्षितिज ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे बताना होगा तुम्हें, आखिर ये सब करके तुम्हें क्या हासिल हुआ? अवनी ने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाया और तेजी से जाके गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी सीधे होटल जाके ही रुकी। अवनी अपने रूम में गई और ख़ुद को अंदर से बंद कर लिया। खूब रोई अकेले में। इधर आशीष और आरुषि की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब तो प्लान में था भी नहीं। ये क्या कर दिया आपने? क्षितिज, ज़िंदगी प्लान के हिसाब से नहीं चलती आरुषि। इस ज़िंदगी ने मुझे अकेला किसी प्लान के तहत नहीं किया था। लेकिन दी, अब दी को कैसे संभालेंगे? आशीष, कुछ गलत नहीं हुआ आरुषि। दी को थोड़ा समय दो खुद को तैयार करने के लिए। सब अचानक से हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। तब तक सर आप हमारे साथ चलिए, हम कल एक बार फिर से कोशिश करेंगे। तीनों होटल आ गए। क्षितिज आशीष के साथ उसके कमरे में ही रुकी। आरुषि अवनी के पास गई। अवनी ने दरवाज़ा खोला तो देखा अवनी की आंखें बिल्कुल सूजी हुई थी। आरुषि, क्या हुआ दी, कुछ कहना है आपको? बता दो ना दी, मन हल्का हो जाएगा। अवनी ने नामिस सर हिलाया। कोई बात नहीं दी, जब मन करे तब बता देना। आरुषि ने अवनी को बिस्तर पर लिटाया और चादर उड़ा दिया। आंखें तो बंद कर ली थी अवनी ने, लेकिन नींद कोसों दूर थी। वो रात अवनी और क्षितिज ने अलग अलग कमरों में जाग कर ही बिताई थी। सुबह जब अवनी की नींद खुली तो आरुषि और आशीष को सामने पाया। दोनों शायद अवनी के उठने का ही इंतजार कर रहे थे। आशीष कहता है, कैसी हो दी, अब अच्छा लग रहा है आपको? एक बार मिलना चाहोगी उनसे? क्या करूँगी आंसू मिलकर, अब कोई मतलब नहीं इन सबका। फिर आश्चर्य से, तुम जानते हो उन्हें, कैसे मिले? आशीष, वो सब छोड़ो दी, वो अभी भी यही हैं, आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। एक बार मिल लो, शायद उन्हें भी तसल्ली हो जाए। आरुषि, फिर आप जो भी कहोगी वो ही होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो आशीष ने बोला, नाश्ते के लिए ऑर्डर किया था मैंने, शायद वही होगा। आरुषि ने दरवाज़ा खोला तो सामने क्षितिज खड़े थे। बहुत इंतज़ार किया आरुषि, अब और नहीं। कहाँ है अवनी? आरुषि, आप फिर आ गए। इतने परिपक्व होते हुए भी आप में धैर्य क्यों नहीं है? प्लीज़ एक बार दी के बारे में सोचिए। क्षितिज, एक बार मेरी जगह खुद को रख कर देखो, बहुत धैर्य रखा है मैंने आज तक। अंदर से आवाज़ आई, कौन है आरुषि?
कि क्षितिज सीधे अंदर की ओर चले गए। क्षितिज को आया देख आशीष उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, आइए सर। अवनी बिल्कुल बुद्ध बनी बैठी हुई थी। आशीष कहता है, आप दोनों बातें कीजिए, मैं नाश्ते के लिए बोल के आता हूँ। ये कहकर आशीष वहाँ से निकल गया। अब सिर्फ अवनी और क्षितिज थे उस कमरे में। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। उस सन्नाटे को चीरती हुई क्षितिज की आवाज़ अवनी के कानों तक पहुँची। क्षितिज कहता है, अवनी क्यों आए हो? क्षितिज, ये जानने की तुम क्यों चली गई थी। अवनी, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी, लेकिन मुझे जानना है अवनी, तुम इतनी जिद कब से करने लगी। क्षितिज, जब से तुमने जिद करनी छोड़ दी। अब अवनी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। शायद वो क्षितिज के सामने हथियार डाल चुकी थी। क्षितिज ने आगे बढ़कर अवनी का हाथ अपने हाथों में लिया और कहने लगा, इतने दिनों बाद सामने हो, वो भी इस रूप में। इस अवनी को तो मैं जानता ही नहीं। मेरी अवनी तो इतना जिंदा दिल थी कि मुहूर्त में भी जान डाल दी। क्या उस वक्त इतनी दूरी थी हम में, जो तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने में इतना संकोच हुआ? आखिर कब तक खुद को सजा देती रहोगी, वो भी उस गलती के लिए जो तुमने की ही नहीं। अवनी ने सर उठाकर क्षितिज की ओर देखा, जैसे कहना चाह रही हो कि तुम्हें ये सब कैसे पता। क्षितिज ने उसके मन के भावों को समझते हुए कहा, इतना भरोसा करती थी मुझ पर, एक बार और कर लेती तो क्या जाता अवनी। गलती मेरी ही है, तभी तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा। अवनी कहती है, ऐसा नहीं है, मुझ में हिम्मत नहीं थी तुम्हारा सामना करने की। मैंने तुम्हारी आंखों में खुद के लिए सिर्फ प्यार देखा था, और इन्हीं आंखों में मैं कोई नफरत या घृणा नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। क्षितिज, कैसी माफ़ी अवनी? आज भी तुम वो गलती दोहरा रही हो जो तुमने बरसों पहले की थी। तुमने अपने क्षितिज की सोच को इतना छोटा कैसे समझ लिया? जो भी हुआ वो इतनी बड़ी बात थी ही नहीं जितना तुमने समझ लिया। अवनी फिर रोने लगी और क्षितिज अभी भी अवनी का हाथ थामे बैठा था। आज रो लो जितना रोना है, लेकिन आज के बाद उस घटना को तुम कभी याद भी नहीं करोगी। खुद को और मुझे एक और मौका दो कि हम एक बार फिर से नई शुरुआत कर सकें। अवनी आश्चर्य से क्षितिज की ओर देखने लगी। अवनी, तुम्हारे कहने पर शादी तो की थी मैंने, पर निभा ना सका। सोचा था जीवन भर अकेले ही काटूंगा, लेकिन देखो आज 14 सालों बाद जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो तुम्हारा ही क्षितिज है। नीति ने एक बार फिर तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है, और इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा। आरुषि ने बाहर से ही आवाज़ लगाई, अब मैं अंदर आ जाऊँ, क्योंकि मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। क्षितिज मुस्कुराते हुए, अरे आ जाओ, तुम्हें जाने को किसने कहा था। आरुषि, वो भाई चले गए और बोर हो रही थी। क्या हुआ, दी ने क्या निर्णय लिया। क्षितिज, उसके लिए तो अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी अवनी हाथ मुँह धोने वॉशरूम गई। आरुषि ने धीरे से क्षितिज से कहा, क्या लगता है मानेगी। क्षितिज, तुम घबराओ मत, मैं कोई दूसरा विकल्प छोड़ूंगा ही नहीं। आरुषि निश्चिंत हो गई। अवनी वॉशरूम से बाहर आई। तब तक आशीष भी आ चुका था। आशीष, दी कहीं बाहर चले, थोड़ी ताज़ी हवा खाते हैं, क्योंकि नाश्ता तो मिलने से रहा। आरुषि, तुम सर के साथ चलो, मैं दी को लेकर आता हूँ। आरुषि क्षितिज से, चलिए। क्षितिज और आरुषि कमरे से निकल गए। आशीष, क्या सोच रही हो दी। अवनी, क्या आंसू, अब इस उम्र में अच्छा लगता है ये सब। आशीष आश्चर्य से, इस उम्र का क्या मतलब? मतलब आपकी खुशी से है। आपको किसी की मदद चाहिए निर्णय लेने में तो वो भी लो, लेकिन लोगों का मत सोचो दी। लोग तो कुछ भी कहेंगे। सोचना है तो माँ का सोचो, उमा बुआ का सोचो, आरुषि का सोचो, क्योंकि आज क्षितिज सर हमारे सामने हैं तो सिर्फ आरुषि की वजह से पिछले एक हफ्ते से लगी है, और एक कानो कान किसी को खबर भी नहीं होने दिया। कुछ मत सोचो दी, समय के साथ खुद को बहने दो। आपको क्षितिज सर को एक मौका देना चाहिए। आज आपने पापा वाली बात करके मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास दिला दिया है। आज पापा भी होते तो सबसे पहले आपकी खुशी चाहती, बाकी सब बाद में। अवनी चुपचाप सब सुन रही थी। आशीष अवनी के सामने बैठ गया और कहने लगा, आप मेरे ऊपर एक बार भरोसा करो, बस एक बार। अवनी ने हाँ में सिर हिलाया। आशीष को तो जैसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
उसने तुरंत वीडियो कॉल लगाया माँ को। उमा ने फ़ोन उठाया। कैसी हो आशीष? और गुड़िया ठीक है? सब ठीक है बुआ। आप बताइए माँ कहाँ हैं? भौजी तो पूजा कर रही हैं, रुको देते हैं। उमा मोबाइल लेकर आशा जी के पास गई। आशा जी, हाँ बेटा सब ठीक है? आशीष, हाँ माँ, ईश्वर को धन्यवाद कहिए, उन्होंने आपकी सुन ली, दी अपनी शादी के लिए मान गई हैं। बाकी सब मैं आपको आके बताऊंगा। उमा बुआ से बात कराइए। आशा जी की तो आंखों से आंसू बहने लगे। मोबाइल उमा को थमा के ईश्वर को धन्यवाद कहने लगी। हाँ आशीष बेटा, ठीक सुना हमने या गलत? आशीष, हाँ बुआ ठीक सुना आपने, आपकी गुड़िया की शादी होगी। उमा, कौन है वो? आशीष, आप जानती हैं उन्हें, इसका मतलब आरुषि। हाँ बुआ, आरुषि। आरुषि सब उसी की मेहनत का नतीजा है। उमा खुश होते हुए, हम कहे थे ना, इसके ऊपर के माले पर दिमाग नहीं घोड़े हैं। आशीष, बुआ अब रखना हूँ, बाकी बातें पहुँच के करूँगा। आशीष इसके बाद आशीष अवनी को लेकर गया। बाहर पहले से ही आरुषि और क्षितिज खड़े थे। आरुषि ने आंखों ही आंखों में आशीष से पूछा, आशीष, दी ने तय किया है कि जयपुर के बिजनेस मैं संभालूंगा और दी उदयपुर शिफ्ट होके यहाँ का बिजनेस संभालेंगी। आरुषि खुश होते हुए, बधाई हो दोनों को। आशीष, तो चलो कहीं लंच कर लें। बताइए सर, कहाँ चली? आखिर आपका शहर है। तुम गाड़ी निकालो, मैं बताता हूँ, क्षितिज ने कहा। आशीष गाड़ी लाने चला गया। क्षितिज आरुषि से, हमारी एक फ़ोटो लेना आरुषि, मुझे फेसबुक पर डालनी है। क्षितिज अवनी ने झूठ मूठ आंखें दिखाते हुए क्षितिज को कोहनी मारी। क्षितिज, ये देख आरुषि, अब मैं ऑफिशियली तुम्हारा जीजू हो गया हूँ। इतना कहकर क्षितिज और आरुषि जोर जोर से ठहाके लगाने लगे और अवनी वो तो बस शर्म से नजरें झुकाए मुस्कुराती रही। दोस्तों, कहानी तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमें कमेंट करके बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी।